हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी पर। आज हम आपके लिए हिस्ट्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 5 नंबर में, 3 नंबर में। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना। जर्मनी का एकीकरण आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, कोई भी एकीकरण आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में, तो आपको उनको ध्यान रखना है। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो 1866 से लेकर 1871 के बीच तक हुआ था। एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। जो एकीकरण है वो प्रशा के नेतृत्व में हुआ, प्रशा जैसे देश में हुआ। ठीक है। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो प्रशा के मुख्यमंत्री प्रमुख मंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में, मतलब देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये प्रक्रिया लगभग 7 वर्ष तक चली थी। तो 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। मतलब 7 वर्ष तक ये युद्ध चला था। तो इन्होंने क्या किया, तीन तीन युद्धों में इन्होंने जीत प्राप्त की और एकीकरण की प्रक्रिया संभव हो गई। उसके बाद इन्होंने एक राजा भी बनाया। 1971 में काइजर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। जब भाई राजा बन गया, हम जीत गए, युद्ध जीते, उसके बाद एक राजा की आवश्यकता पड़ती है। तो 1871 में काइजर विलियम को राजा घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्याय व्यवस्था के आधिकरण पर जोर दिया। जब राज्य बना तो मुद्रा, जो मनी थी, बैंक की सेवाएं थी और न्याय न्याय के कार्यों पर विशेष रूप से जोर दिया गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मैंने जैसे आपको बताया, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण आपसे विशेष रूप से पूछ लिया जाता है। तो इटली का एकीकरण भी आप याद कर लीजिएगा। जो इटली का एकीकरण है वो 1859 से लेकर 1870 के बीच चला था। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जो इटली था वो 7 भागों में विभाजित था, 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेफी मैस्सिनी था इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो जूसेफी मैस्सिनी था, उसने 1830 में जो इटली का एकीकरण था उसके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसके बाद कई सारे क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, लेकिन अंत में 1859 में उन्होंने फ्रांस से से एक चतुर्नामक कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उन्होंने ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया। ठीक है। जब हरा दिया तो ये जीत पा गए, तो इनका एकीकरण संभव हुआ। उसके बाद उन्होंने भी एक राज्य बनाया। कब? 1861 में एमिल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। ठीक है। ये आपका रहने वाला है। उसके बाद आपके से एक एक मार्क्स में पूछे जाते हैं चिन्ह और उनके अर्थ। पूछा जाता है टूटी हुई बेड़ियां उनका क्या प्रतीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनका महत्व है या प्रतीक है आजादी मिलना। जब बेड़ियां टूट जाएंगी तो क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी। बाज छाप वाला कवच, जो बाज छाप वाला कवच था वो था जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति है। ठीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट क्या किसका था? ये वीरता था। ठीक है। तलवार क्या है? तलवार क्या दिखाती है? मुकाबले की तैयारी दिखाती है। और तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली शांति की चाह। उसके बाद लाल, काला और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था ये। ठीक है। उगते सूर्य की किरण क्या थी? एक नए युग की शुरुआत। तो इस चैप्टर में तो इतना ही है, लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं जो आपका संघवाद है। उसमें आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग बताइए। यह पूछा जा सकता है महात्मा गांधी ने किन किन राज्यों पर या किन किन जगहों पर सत्याग्रह किए। तो आपको ये 3 विस्तार से बता देना है और आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। चंपारण 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील नदी की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था? आंदोलन किया था। 1917 में खेड़ा में, जो गुजरात में है, किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष में समर्थन किया। उसके बाद लास्ट उन्होंने किया था गुजरात में, अहमदाबाद में। 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो 3 मार्क्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जलियांवाला हत्याकांड। 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिखना है मुख्य घटनाएं 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई थी। ठीक है। सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने वाले कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़
जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई। ये घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 की है, जो अमृत पंजाब के अमृतसर में घटित हुई थी। ठीक है, एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था, जहां लोग कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। कहाँ एकत्रित हुए थे? जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए। ठीक है, शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। मतलब बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे, तो उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। मार्शल लॉ होता है जिसमें 4 से 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल डायर वहां पहुंचा। जनरल डायर बहुत खतरनाक नेता था। वहां पहुंचा, मैदान से बाहर निकलने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, मार दिया भाई, सैकड़ों लोग मारे। तो ये थे जलियांवाला हत्याकांड, जो आपके एग्जाम 5 नंबर में पूछा जाएगा। मैं कहता हूँ आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में भी 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, अथवा में, या अथवा में आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुई थी। अगर भारत के नागरिक सहयोग ना देते तो ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं होती। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि यदि वे अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, रह जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या चरण लिए असहयोग आंदोलन के लिए? सरकार की जो पदवियां थी, मतलब जो पद थे, वो लौटा दिए। जैसे सरकारी नौकरी हो गई, सेना हो गया, पुलिस हो गई, अदालत हो गई, जैसे, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद 2 कांग्रेसी सम्मेलन हुए थे। ये आपके मैप में भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन में 2 अधिवेशन हुए थे, कांग्रेसी अधिवेशन। एक हुआ था सितंबर 1920 में, एक हुआ था दिसंबर 1920 में। सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा हुई थी। जो असहयोग आंदोलन है, उस पर जो स्वीकृति हुई थी, जो स्वीकार किया गया था, वो अन्य नेताओं द्वारा किया गया था। लेकिन जो दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, उसमें स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति हो गई। ठीक है, उसके बाद उसमें भाग लेने वाले लोग कौन कौन थे? तो विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया। शहरों में मध्य वर्ग थे। शहरों में कौन थे? मध्य वर्ग, विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, वकील थे। ये तो शहरों में थे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन थे, मतलब गांवों में कौन थे? तो किसान थे और आदिवासी थे, और बागानों में मजदूर। ठीक है, अब आंदोलन हुआ, उसके लक्ष्य क्या थे, वो क्या चाहते थे? तो स्वराज की प्राप्ति। स्वराज की मतलब, स्वराज मतलब एक स्वतंत्रता, स्वयं का राज चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ? खिलाफत के मुकदमे को समर्थन, ताकि हिंदू मुसलमान एकता लाई जा सके। ये आंदोलन इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू और मुसलमान में एकता लाई थी। अब ये समाप्त कैसे हुआ? ये समाप्त हुआ फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चोरी चोरा में हिंसक घटना हो गई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपसे अथवा में पूछा जा सकता है, वो ही 5 नंबर में, या असहयोग आंदोलन पूछे या सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी क्या क्या घटनाएं थी? देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें देश के विभिन्न भागों में नमक कानून का उल्लंघन हुआ। जो अंग्रेज थे, उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया था, कानून बना दिया था, तो उसका उल्लंघन किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। जो भारत के लोग थे, उन्होंने क्या किया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। जो शराब की दुकानें थी, उनकी पैकेटिंग कर दी। पैकेटिंग मतलब दुकानों को चारों तरफ से घेर लिया और शराब नहीं बेचनी थी। वन कानूनों का उल्लंघन। जो उन्होंने वन पर कानून लगा रखे थे, उनका उल्लंघन किया किसने? भारतीयों ने। उसके बाद जब इन्होंने ये घटनाएं की, तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया? ब्रिटिश शासन की क्या प्रतिक्रिया रही? कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जितने नेताएं थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद उनका क्या हुआ? निर्मम दमन हुआ, उन्हें दबा दिया गया, उनका दमन किया गया। उसके बाद शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर आक्रमण किया गया। जो सत्याग्रह थे, सत्याग्रह चलाने वाले थे महात्मा गांधी के साथ, उन पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। उसके बाद महिलाओं और बच्चों की पिटाई की गई। लगभग 1 लाख गिरफ्तार की गई। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आंदोलन में भाग लेने वाले लोग कौन कौन थे? तो उसमें सभी प्रकार के लोग थे। अमीर किसान थे, वो क्यों, उन्होंने क्यों भाग लिया? क्योंकि वो ऊंचे लगान के विरोध में थे। गरीब किसानों ने क्यों लिया? ऊंचा भाड़ा देते थे, ऊंचा लगान देते थे। अब उसके बाद व्यवसाय, व्यवसाय वर्ग था एक। व्यवसाय वर्ग ने क्या किया?
औपनिवेशिक शासन की व्यवसायिक नीतियों के खिलाफ, जो व्यवसाय करते थे, जो व्यापार करते थे, उन्होंने क्या किया, व्यवसाय नीतियों के खिलाफ। महिलाओं ने भी भाग लिया था इसमें, क्योंकि महात्मा गांधी से प्रेरित हुई थी। महात्मा गांधी ने उन्हें प्रेरित किया, बताया कि हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो महिलाएं क्या हुई, प्रेरित। कुछ स्थानों पर मजदूर, कुछ मजदूर भी इसमें शामिल थे। अब ये पूछा जाएगा ये कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। तो असहयोग आंदोलन में केवल लक्ष्य था स्वराज, स्वराज क्या था, स्वराज। पर इसमें क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन में कानून का उल्लंघन शामिल था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। उसमें तो कानून का उल्लंघन किया था, लेकिन इसमें तो कानून को तोड़ा था। समझ में आया, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं अब हम। ये आपका हिस्ट्री समाप्त हो चुकी है। अब आप बात करते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, तो आपसे 5 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाएगा मृदा के बारे में। कोई भी मृदा दे देगा आपको और पूछेगा मृदा के बारे में वर्णन कीजिए। क्या, चाहे लाल मृदा, पीली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, कोई मृदा का नाम दे देगा आपको, मृदा का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको इसको वर्णन कैसे करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये टेबल दी गई है, इसमें सभी मृदाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ से आपको 4 से 5 विशेषताएं इनकी पढ़ लेनी है, प्रत्येक मृदा की, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई सी भी मृदा पूछी जा सकती है। तो आपको कोई 5 विशेषताएं उठा लेनी है और आपको नोट कर लेनी है। आपके एग्जाम में मृदा वाला क्वेश्चन 100% आएगा और आपको 5 नंबर में लिखना होगा उसके बारे में, और 5 पॉइंट लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपसे कोई भी मृदा के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में पूछा जाता है कि जो मृदा अपरदन हो रही है या मृदा कटाव हो रही है, इसके क्या क्या कारण है। ठीक है, तो वनोन्मूलन, जो वनोन्मूलन मतलब वनों को अत्यधिक काटा जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपरदन, मृदा अपरदन क्या हो रहा है, मृदा का कटाव हो रहा है। मृदा अपरदन होता है, मृदा का कटाव हो रहा है या उसके भाव की प्रतिक्रिया को अपरदन कहा जाता है। ठीक है, तो वनोन्मूलन हो रहा है, वनोन्मूलन क्यों हो रहा है भाई, वन ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो मृदा अपरदन हो रही है, मृदा एक स्थल दूसरे स्थल जा रही है। अतिचारण, पशुओं को अधिक चराया जा रहा है। ठीक है, निर्माण एवं खनन कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि खनन कार्य खुदाई की जाती है और अवशेषों को निकाला जाता है, भौतिक अवशेषों को, जिससे क्या होता है, मृदा बह जाती है और मृदा समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कोई से 3 पॉइंट उठा लेने और उन्हें एक्सप्लेन करके 3 नंबर आपको एग्जाम में ले लेंगे। तो ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एक बार मैप देख लेना है, यहाँ आपसे 2 नंबर मैप पूछा जा सकता है। ये देखो, ये आपको मैप दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे चैप्टर में बात करें तो हम, इसमें आपसे 2 मार्क्स पूछा जाएगा जाति के बारे में। जैसे पूछ लेगा दुर्लभ जाति क्या है, दुर्लभ जाति होती है इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुवेद है और इनकी लगातार विषम परिस्थितियों में अगर इन्हें नहीं बदला गया तो ये संकट श्रेणियों में शामिल हो जाएंगे। इनका एक उदाहरण इस पर 2 मार्क्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है वनों का वर्गीकरण। वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। इनकी विशेषताएं आपको पढ़ लेनी है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आऊंगा आपकी तरह इसी तरह की वीडियो लेकर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।